स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इसमें हमारी यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट टर्न पर हमने रिलैक्सेशन टाइम इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। और आज हम इसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से स्टार्ट करने वाले हैं, और भी हम इसमें छोटे छोटे काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। वाटर क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड इट विल आयोनाइज्ड एज फॉलोज। आप सभी जानते हैं कि वाटर H2O जो होता है H+ और OH- आयंस में ब्रेक होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने निकालना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि जो उसके आयन जो होते हैं, वाटर के जो आयंस बनते हैं, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे एक्टिव मास का लॉ ऑफ एक्टिव मास या मास एक्शन। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या होगा यहाँ से, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा जो के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट निकालना है आयन का, तो हम यहाँ से आयंस का प्रोडक्ट एक साइड कर देंगे और बाकी सारी चीज़ें एक साइड कर देंगे। आगे क्या करेंगे, आगे जो आपका यहाँ से ये K/H2O निकला है, ये यहाँ पर आपका कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है, ये आपका यहाँ से बन गया H+/OH- आयन, यहाँ से आपकी बन गई। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट और H+ आयन और OH- आयन कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ यानी कि जो H+ और OH- आयन जो है, उनकी कुछ एक टेम्परेचर पर इनकी गुना जो होती है, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कही जाती है। और वो टेम्परेचर क्या है, देखो अब मैं आपको यहाँ से एक पॉइंट बताती हूँ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻14 होती है। ये बस याद रखना आप पॉइंट। ये पॉइंट जो है आपका आगे जाके बहुत काम आने वाला है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया। तो अब हम यहाँ पे K की वैल्यू क्या रख देते हैं, Kw की वैल्यू 10⁻⁻14। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप H+ आयन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से OH- आयन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी OH- आयन की वैल्यू, 10⁻⁻14 अपॉन में क्या आ जाएगा, H+ आयन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपकी दो टर्म्स निकल कर आ गई। द वैल्यू ऑफ Kw जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स आयन में जल्दी जल्दी ब्रेक होने लगेंगे। और ऐसे टाइम पर कंसंट्रेशन जो होती है आयंस की और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आगे जाके बड़े फॉर्मूलाज में, बड़े टॉपिक्स में हमें कवर अप करती हैं। ये हो जाएगा यहाँ से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं पीएच स्केल। पीएच वैल्यूज के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा। पीएच स्केल और पीओएच स्केल क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था, टू फाइंड आउट द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। पीएच वैल्यूज जो होती है, एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड करते हैं आप किसी भी कंपाउंड का। इट इज ऑब्जर्व दैट H+ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नेगेटिव पीएच पावर ऑफ 10। मतलब ये है पीएच वैल्यू जो है, ये क्या है, पीएच वैल्यू जो है ये ऑब्जर्व किया गया था कि H+ कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसकी नेगेटिव पीएच पावर के, यानी कि उसकी नेगेटिव पीएच पावर के इक्वल होती है। किसकी? 10⁻⁻पीएच के इक्वल होती है। किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, H+ आयन की। देखो फॉर्मूला देखोगे बिल्कुल ठीक से समझ जाओगे। ये इस तरीके से दिया गया है। पीएच वैल्यू क्या कहती है कि जो यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो 10 की पावर नेगेटिव पीएच के इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा मेन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ से हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log लेंगे दोनों साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log H+ और log बेस 10, यहाँ पर
सॉरी 10 की पावर माइनस pH। अब देखो ये pH जो है ना बेटा, साथ साथ ये pH इस तरह से लिखा जाता है, इसको सही करके लिखना आप जब आप नोट करो इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लोग की वैल्यू ये आ जाएगी, जब लोग 10 बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से माइनस pH के, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, pH की वैल्यू आ जाएगी माइनस log H प्लस आयन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। वो क्या कही जाती है, यानी कि माइनस log H पॉजिटिव आयन क्या कहा जाता है, pH कही जाती है। ये कैसी है, टेम्परेचर डिपेंड वैल्यू है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इट इज़ बिटवीन 0 to 14, 0 से 14 के बीच में इसकी वैल्यू होती है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाए। बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ Kw विल इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब आगे एंड pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इन सेम रेफरेंस। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे pH जो आपकी Kw है वो इंक्रीज होगी और pH वैल्यू डिक्रीज होगी। एट 25, आगे देखिए आगे क्या लिखा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH स्केल वेरीज बिटवीन 0 to 14। वही आप अभी ऊपर बताया था कि pH स्केल 0 से 14 के बीच में वेरी करती है। इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन हैविंग pH लोअर देन 7। यहाँ पर कहा गया है कि इस कंडीशन में जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिडिक नेचर रखते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक नेचर रखते हैं, और जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट 7 होती है वो न्यूट्रल पॉइंट रखते हैं। ये स्केल में आपको नीचे दिखाया गया है, ये रहा। जिनकी वैल्यू 7 से कम है वो एसिडिक नेचर है, जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो बेसिक नेचर, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब आप क्या करेंगे, pH स्केल का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद हम pOH स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। pH स्केल ये यहाँ से आ जाता है इसका फॉर्मूला और उसका मीनिंग, फिर उसके बाद स्केल के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए pOH स्केल क्या होती है, ये भी बिल्कुल pH की तरह है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, यानी कि pOH इक्वल्स टू माइनस log OH, ये इसके इक्वल होता है। अब आगे बस यही है, इसमें pOH जो है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अभी तो ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए दोनों तरह के जो हमने उसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में पढ़े हैं, और अभी pH और pOH के जो फार्मूले पढ़े हैं आप सभी जानते हैं। pOH इज इक्वल टू दिस होता है एंड OH इज इक्वल टू दिस होता है। कैसे होता है, हमने आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बताया था ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर ये यहाँ पर OH है, तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका ये OH की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। तो ये OH की जो वैल्यू है आपको इसमें पुट करनी है, तो यहाँ से pOH क्या हो जाएगा, pOH माइनस log 10 to the power 14, और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में H पॉजिटिव आयन। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको log का फॉर्मूला खोलने हैं। log रूल अप्लाई करोगे, क्या कहते हैं log रूल, log m अपॉन n इक्वल्स टू क्या होता है, log m माइनस n। बिल्कुल सेम यही करना है, m माइनस n कर देना है आपको। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप जानते हो log माइनस में और H पॉजिटिव आयन हो तो वो किसके इक्वल होता है, pH के इक्वल होता है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं pH और pOH दोनों के बीच में, तो जब तक pH नहीं आएगा तब तक रिलेशन कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा pH के। जब आप यहाँ से क्या करोगे, साइन खोलोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। pH इस साइड ले आना, pH इस साइड ले आओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, pOH प्लस pH इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हो गया यहाँ से आपका रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे इसमें फॉर्मूले दिए हैं और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले दिए हैं कुछ, ये आपने फॉर्मूले भी पढ़े हैं ये, और ये नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले भी आपने पढ़ रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे भी है इसमें कुछ फॉर्मूले, ये रहे। ये हमारा यहाँ पर आप टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं देखो हम इतनी सी देर में यहाँ पे। तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया, पीएच स्केल हो गया और पीओएच स्केल हो गया। अब आगे हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, शॉर्ट वेरी शॉर्ट भी आ जाते हैं इसमें। देखो क्या होता है, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, तब उसकी पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो किसी और एसिड या बेस के अंदर मिलने से पीएच वैल्यू में जो चेंज आता है उसका अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द सॉल्यूशन विच अपोज और रेस्ट्रिक्ट द चेंज इन देयर पीएच वैल्यू ऑन एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस आर नोन एज बफर सॉल्यूशन। ऐसा कहा गया है कि वे सॉल्यूशन जो कोई भी एसिड या बेस अपने अंदर मिलाने पर उनके अंदर होने वाली पीएच वैल्यू के चेंज का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, उन्हें चेंज पसंद नहीं है, ऐसे कंपाउंड को यानी ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है? बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इन्हें थोड़ा भी चेंज पसंद नहीं है, थोड़ा भी एसिड मिलाओगे जो भी नन्ना मुन्ना सभी चेंज आएगा ना, वो भी पसंद नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? बफर सॉल्यूशन। एंड देयर कैपेसिटी टू रेस्ट्रिक्ट द चेंज इन देयर पीएच इज नोन एज बफर कैपेसिटी। और उस चेंज को रोकने की जो इनकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या कही जाती है? बफर कैपेसिटी कही जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन है ये। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा है? बफर सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड। 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। ये तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ में कोई भी एसिड या बेस मिलाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन तो अपने आप बन जाएगा। एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड हैज़ बीन कंट्रोल्ड, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट चेंज बाय एडिंग एसिड और बेस। देखो इसमें ये चीज़ ऐड की गई है। ये क्या होता है? बफर सॉल्यूशन 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जब 2 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है तो उसमें क्या होता है? कॉमन आयंस भी बनते हैं। कैसे बनते हैं? अभी आगे क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें पता चलेगा। तो उसमें जो कॉमन आयन इफेक्ट जो बनता है उससे कंपाउंड का डिसोसिएशन जो होता है उसमें क्या होता है? वो बैलेंस करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। इस तरह से बैलेंस करके रखते हैं कि अगर उसमें कोई बाहर से एसिड और बेस मिलाया जाए तो उसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया है। अब जब एसिड और बेस मिला रहा है तो क्लासिफिकेशन किस में हो सकता है? एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ से एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम पहले। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड देयर साल्ट। कमज़ोर एसिड और उनके साल्ट, एसिड के साल्ट जो होते हैं वे जो सॉल्यूशन बनाते हैं उन्हें बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे CH3COOH और CH3COONA और HCOOH और HCOONA, ये इनके साल्ट हैं। पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। अब जब एसिड की बात की गई है तो उनकी पीएच वैल्यू कैसी होती है? 7 से कम ही होती है, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब आगे क्या करेंगे? हम इनका मेजरमेंट देखेंगे, एसिड और बफर सॉल्यूशन, या फिर इसको क्या कहा जाता है? हेंडरसन इक्वेशन। इसमें एक इक्वेशन बनेगी जो हेंडरसन ने दी थी, उन्हीं के नेम पर हेंडरसन इक्वेशन ये नाम दिया गया है इसको। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। वीक एसिड विल डिसोसिएट एज फॉलोज। वीक एसिड जो होते हैं इस तरह से डिसोसिएट होते हैं, आयंस बनाते हैं। लॉ ऑफ एक्टिव मास लगाएंगे। एक्टिव मास का लॉ लगाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। अब एसिड की बात हो रही है इसलिए हमने इसको Ka से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम H+ आयन की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाली H+ आयन की वैल्यू? क्योंकि जो H+ आयन होता है ना, H+ होता है, वो एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए हम H की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इट्स साल्ट विल डिसोसिएट एज फॉलोज। और इनका जो साल्ट होगा, क्या लिया है हमने यहाँ पर? एसिडिक एसिड लिया है और सोडियम एसीटेट यानी कि उसके साल्ट लिया है। तो वो हमारा किस तरीके से डिसोसिएट होगा? कुछ इस तरह से डिसोसिएट होगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है इसमें आगे क्या किया हुआ है। देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताई गई है इसमें। On adding salt, common ion effect will reduce the degree of dissociation of weak acid। कैसे हुआ ये? बिल्कुल ऐसे हुआ ये। यहाँ पर देखो
और यहाँ पर देखो एक जैसे आयन बन रहे हैं ना, CH3COO- और CH3COO-, एक ही आयन बन रहे हैं ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट है यहाँ पर। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटा रहा है। सो इट विल नॉट इन्फ्लुएंस बाय एसिड और बेस, तो ये एसिड और बेस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग डिसोसिएशन एसीटेट आयन विल फॉर्म मेनली बाय द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट। तो जब हमने साल्ट को क्या किया, डिसोसिएट किया, तो यहाँ से आपका क्या बना, एसीटेट आयन बना। सो द कंसनट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी कि एसिड आयन जितना भी लिया जाएगा, मतलब अधिक है कम है, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके साल्ट की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ से ये जो आपका ये बना है, ये H+ आयन जो बना है और Ka है यहाँ पर, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये बताओ यहाँ से, ये है आपका क्या है, ये एसिड है, और ये एसिड में क्या बना है, एसिड डिसोसिएट होकर देखो उसका ये क्या है, इसका साल्ट है, क्या है ये, साल्ट है। तो यहाँ से आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, H+ आयन इक्वल टू Ka एसिड अपॉन साल्ट, ये लिखा जा सकता है इसको यहाँ पर। आगे देखिए अब इसमें आगे क्या होगा, अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर आप सभी जानते हो pH इक्वल्स टू -log H+ होता है या नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे दोनों साइड, क्या लेंगे बताओ, लोग लेंगे। देखो इसमें थोड़े थोड़े स्टेप स्किप किए हुए हैं, मैं आपको इसलिए डीपली बता रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ हम करेंगे दोनों साइड लोग लेंगे और यहाँ पर भी लोग लेंगे, इधर भी लोग और इधर भी लोग लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग H+ बन जाएगा और यहाँ लोग Ka आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। अब ये माइनस में है तो ये माइनस हमने किधर रख दिया, इधर रख दिया। अब ये तो pH हो गया, ये वाला माइनस आपका ऐसे ही चल रहा है। अब आपको यहाँ पर लगाने हैं लोग के रूल अप्लाई करने हैं। कौन से रूल हैं लॉग्स के, बताओ। यहाँ पर आपके 2 रूल अप्लाई होंगे लोग को लेकर। जैसे यहाँ पर आपका एक इसके लिए और एक इसके लिए, 2 के लिए अप्लाई होगा। तो log mn क्या होता है, log m+n होता है, क्या होता है, log m+n होता है। तो यहाँ से log Ka प्लस ये आ जाएगा, प्लस एसिड अपॉन बेस कर देना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, log एसिड अपॉन बेस क्या होता है, यानी कि log m/n क्या होता है, log m-n होता है। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर इस फॉर्मेट के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log Ka प्लस log एसिड अपॉन बेस, इस तरीके, सॉरी बेस नहीं, साल्ट, क्या आ जाएगा यहाँ से, साल्ट। फिर उसके बाद क्या करोगे, इस वाले को सॉल्व करोगे, ये कैसा आ जाएगा, लोग एसिड माइनस लोग साल्ट, क्या आ जाएगा यहाँ से, साल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल क्या बन जाएगा, फाइनल आपका कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आगे इसको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आप जानते हो लोग माइनस का Ka इज इक्वल टू pKa। अब ये कैसे आया, ये मैं आपको लेके चलती हूँ pH स्केल के पास। pH स्केल देखकर आप बिल्कुल अच्छे से समझ आओगे कि ये कैसे आया हुआ है। ये POH स्केल और ये pH स्केल। देखो यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर आपका H है तो यहाँ पर आपका H है, ठीक है, समझ रहे हो। या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आपका H है तो यहाँ पर क्या है, H है। OH पर आ जाओ, OH पर आ जाओ, यहाँ पर आपका OH है तो यहाँ पर आपका OH है। अब वहाँ पे लोग के साथ क्या दिया हुआ है, लोग के साथ क्या है बेटा, Ka है। यहाँ पर लोग के साथ क्या है, Ka है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ka आ जाएगा। ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये आपका हेरेंसन इक्वेशन बन जाएगी एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। समझ में आई इतनी बात। एसिडिक का हो गया कंप्लीट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में भी हमने ये ले लिया था इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, मेजरमेंट pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन या हेंडरसन इक्वेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये आ जाती है यहाँ से हेंडरसन इक्वेशन। अब आगे हम बात करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में।
बेसिक बफर सॉल्यूशन भी ठीक इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिक बफर सॉल्यूशन वे होते हैं जिसमें सॉल्यूशन वीक बेस और उनके साल्ट का जो होता है वो आपका कहा जाता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, और उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जैसे आपका यहाँ पर ये हो गया NH4OH और NH4Cl, ये क्या हैं आपके बेस और उसके साल्ट हैं, तो यहाँ से ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, जैसे हमने एसिडिक के लिए की थी इसी तरीके से बेसिक के लिए करेंगे। वीक बेस विल डिसोसिएट एज फॉलोज, वीक बेस जो होता है इस तरह से डिसोसिएट होता है, बिल्कुल जानते हो, लॉ ऑफ एक्टिव मास अप्लाई करोगे, बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आएगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको लगाना है अब लॉजिक। लॉजिक कैसे लगाओगे, लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखो बेस की बात हो रही है ना, जैसे हमने पिछले में H की वैल्यू निकाली थी ना, इसलिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे OH की वैल्यू। क्लियर है? मैं उम्मीद रखती हूँ, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देखिए, अब इसके जो साल्ट होंगे वो किस तरह से डिसोसिएट होगा, NH4Cl जो किसका साल्ट है, NH4OH का साल्ट है, वो किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, NH4 प्लस में और Cl माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। अब इसमें क्या बन रहा है, इसमें भी कॉमन आयन बन रहे हैं, देखो एक कॉमन आयन ये रहा, NH4 इसमें भी बन रहा है, और यहाँ से NH4 किसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉमन आयन आ रहे हैं ना। तो अब देखना आगे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस विल रिड्यूस, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट्स आयनाइजेशन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एडिंग एसिड और बेस। वही जो हमने एसिड वाले के लिए की थी बात, वही हमारी बेस के लिए हो रही है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट NH4 आयन विल ऑब्टेन मेनली बाय द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, सो द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ये हो जाएगी। तो अब हमारा NH4 आयन जो है हमारा किससे बन रहा है, साल्ट डिसोसिएट हुआ है तभी बन रहा है। तो हमारी जो साल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर दी हुई है साल्ट की कंसंट्रेशन। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, OH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KB बेस अपॉन साल्ट। कैसे आया, बिल्कुल इस तरह से आया, ये आपका बेस है और ये उसका साल्ट है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बेस अपॉन साल्ट कर सकते हो या लिख सकते हो इसको जैसे आपका सूटेबल लगे। अब आगे आप POH की वैल्यू जानते हो, POH की वैल्यू जानते हो। अब ये यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, अब बिल्कुल अच्छे से बताया था आपको। एसिडिक के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है, फिर उनके लिए आपको वैल्यूज रखनी है। जब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ से POH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस log KB बेस अपॉन साल्ट आ जाएगा। जैसे हमने एसिडिक के लिए अभी आपको मैंने खोल के दिखाया था ना, इसी तरीके से खोल के रखेंगे। और यहाँ पर KB को कौन रिप्लेस करेगा, यहाँ पर log KB को आप रिप्लेस करेंगे PKB से। क्लियर है? और फिर उसके बाद देखो आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस इक्वेशन को भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी है तो आप इसमें आगे भी कर सकते हो। जैसे हमने अभी रिलेशन पढ़ा था PH और POH को लेकर जो कि 14 के इक्वल था, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, POH की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे हमने POH की वैल्यू यहाँ से इतनी फाइंड की है, तो आप POH की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पर पुट भी कर सकते हो। तो यहाँ से ये हेंडरसन इक्वेशन भी आपकी निकल कर आ सकती है, ये आपकी यहाँ से आ गई हेंडरसन इक्वेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर आप ये वाला फॉर्मेट जो है अप्लाई करना चाहते हो एसिडिक के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप यहाँ से इसमें रखना चाहते हो किसकी वैल्यू, PH की वैल्यू रखना चाहते हो तो यहाँ पर भी रख सकते हो 14 करके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। अब आप यहाँ से लोगे इसका बेसिक बफर सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हो जाएगा 4 और ये पूरे का ले लीजिए 5। क्लियर है? आगे देखिए, इसमें ये टॉपिक तो यहाँ पर हो गया आपका कंप्लीट। आगे इसमें दिया है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है KSP जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अब ये क्या है, ये छोटी सी डेफिनेशंस हैं कुछ, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ खास। तो चलिए आज भी ये देख लेते हैं आज ही कि ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इट इज़ यूज्ड फॉर द स्प्रिंगली और पार्शली सॉल्युएबल कंपाउंड बिकॉज दे कैन फॉर्म इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन, बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द कम्प्लीटली सॉल्युबल कंपाउंड ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बताओ,
सॉल्युएबल, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, ये जो होती है बेटा, ये जो एक पॉइंट है, ये किस चीज़ के लिए? सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी है उन कंपाउंड में मेजर की जाती है, उन कंपाउंड में नापी जाती है, उन कंपाउंड में देखी जाती है जो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, पार्शली सॉल्युएबल होते हैं। क्योंकि ऐसे कंपाउंड जो पार्शली सॉल्युएबल होते हैं वे इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। और उन कंपाउंड में क्यों नहीं होती जो पूरी तरह से घुल जाते हैं? क्योंकि उनमें इक्विलिब्रियम नहीं बनती है। अब इसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है यहाँ दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप ये जानते हो सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता क्या होती है, किसको कहा जाता है और ये कैसे होती है, बिल्कुल अच्छे से जानते हो। नहीं जानते तो पढ़ लो एक बार फिर से, वैसे 12th में होता है ये, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी किसी भी कंपाउंड की डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी, सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी भी सॉल्वेंट में घुल जाती है और घुलकर सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेती है, वो क्या कही जाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कही जाती है। समझ में आया? सॉल्यूट कि वो क्वांटिटी जो सॉल्वेंट में घुल जाती है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना, सॉल्यूशन बना लेती है, वो कही जाती है सॉल्युबिलिटी। और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर होती है। समझ में आई इतनी बात? सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। किस टाइप के कंपाउंड में देखते हैं हम, जो पार्शली सॉल्युएबल कंपाउंड होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, पूरी तरह सॉल्युएबल के लिए बात नहीं कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ लो, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। When a solute has been dissolved in solvent, then it will ionized in solvent। देखो जब कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तब वो वहाँ पर सॉल्यूट क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयन, आयन जो घुल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट होगी एक निश्चित टेम्परेचर पर, वो आपकी कही जाती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दोबारा बताऊं, दोबारा कहूं तो मैं ये बताऊंगी आपको, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोबारा से सुनो। सॉल्युबिलिटी वो होती है किसी भी कंपाउंड में हम मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी भी किसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, वो आपकी सॉल्युबिलिटी कही जाती है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर। अब बात करूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तब वो वहां पर आयोनाइज्ड हो जाता है। कौन आयोनाइज्ड होता है? सॉल्यूट। किस में आयोनाइज्ड होगा? सॉल्वेंट में आयोनाइज्ड होगा। तब उसकी जो आयंस होंगे, आयंस जो होंगे जो वहाँ पर क्या हो रहे हैं? सॉल्युबिलिटी होगी आयंस की जो घुलनशीलता होगी एक निश्चित टेम्परेचर पर, और उनकी प्रोडक्ट, किनकी प्रोडक्ट? आयंस की प्रोडक्ट। आयंस जो बेटा घुल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट होगी एक निश्चित टेम्परेचर वो आपकी कही जाती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसको KSP से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आ गई इतनी बात? बेटा आज हम इसमें इतना ही करेंगे, बाकी काफ़ी लेंदी है ये टॉपिक, आज करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर बैठ जाएगा, तो बाकी हम करेंगे इसमें कल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम ID है। इस पर मैसेज करके आपके जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के अपडेट टाइम से पहले मिल जाएंगे। तो चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, इनके डिफरेंस है और इनके रिलेशन भी हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो करेंगे हम कल डिस्कस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।